हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पे। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिबेंचर्स का टोटल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आज जो मैं लेके आया हूं वो आपके लिए है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब टोटल पार्टनरशिप। तो आज की जो वीडियो यहाँ पे डिस्कस की जाएगी वो पूरे पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, क्या क्या चीजें आपको एग्जाम से पहले पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या चीजें आप अगर भूल चुके हो तो यहाँ पे याद हो जाएगी। इनको अच्छे से देख के जाना, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, इसके अलावा क्वेश्चंस कहीं से नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि पूरे चैप्टर को वन शॉट में, वन शॉट का मतलब तो एक ही वीडियो होता है, लेकिन मैं यहाँ पे वन शॉट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 2-3 पार्ट के नाम से ले आऊंगा, जिससे कि मैं टोटल पार्टनरशिप को अच्छे से पढ़ा पाऊं। क्योंकि पता चले 3-4-5 घंटे की वन शॉट बना दे पार्टनरशिप की, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आप 5 घंटे आपकी बैठने की आदत तो है नहीं। 3 घंटे का तो पेपर ही होता है, तो 5 घंटे का वन शॉट कैसे देखोगे। ठीक है, तो चलो सीधे आते हैं टॉपिक पे। स्टार्ट किया था आज से क्या, पार्टनरशिप। बने रहिएगा 23 तक। भाई 23 मार्च को ही तो आपका पेपर है। मेरी पूरी कोशिश है कि 23 मार्च से पहले जितना भी चैप्टर है आपका वो सब का सब रिवाइज्ड हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पे जो पार्टनरशिप का चैप्टर है, पार्टनरशिप, यहां पे क्या क्या पार्टनरशिप में इंक्लूड होता है। पार्टनरशिप पार्ट है, वॉल्यूम फर्स्ट, जैसा भी आप जानते हो, उसमें ये 5 चैप्टर आपको देखने को मिलते होंगे। एक फंडामेंटल, एक चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तीसरा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, फिर रिटायरमेंट है, डेथ है एंड डिसोल्यूशन है। इतने ही तो चैप्टर हैं कि और भी ज्यादा है? नहीं सर, इतने ही है। अब है क्या, इनमें से यहां से लेके यहां तक के चैप्टर, इन्हें कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये एक अलग होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर से बच्चा, इनमें बहुत सी चीजें कॉमन है, बहुत सी चीजें कॉमन है। जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, कहां कहां चेंजेस देखने को मिलेंगे, किन किन चीजों पे आपको फोकस रखना है, उन्हें बस ध्यान में रखिएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग इज कॉमन इन दीज चैप्टर्स। अब बताती है फंडामेंटल, यहां पे थोड़ा सा अलग चीजें हैं, और डिसोल्यूशन तो आप जान ही हो, यहां पे तो सब कुछ अलग है। ठीक है, तो चला जाए, बढ़ा जाए आगे और देखा जाए क्या क्या चीजें आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंडामेंटल से। तो बच्चों जो फंडामेंटल के आपके टॉपिक्स हैं वो कुछ ये हैं, ध्यान से देखो। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत से बच्चे भूल चुके होंगे या बहुत से बच्चों को याद भी होगा, लेकिन इसके क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिल जाते हैं। एक कंप्लीट क्वेश्चन देगा, कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें सब कुछ होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगी, आपका पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, सब कुछ दिया होगा। और लास्ट में कहीं स्टार्टिंग या अंत में एक चीज बोल देगा, देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो बच्चों आपको अपने दिमाग में सिर्फ इतना ही रखना है कि सिर्फ 2 ही चीज होती है। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन पे आउट होता है 6% पर एनम, इसको ध्यान में रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। और दूसरी चीज जो यहां पे होती है वो क्या होती है? जो भी पीएसआर है, प्रॉफिट सेविंग रेशियो है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन में चाहे जो भी पीएसआर लिखा हो, 2:3:5, 1:1:2, कुछ भी लिखा हो, आपको बस 2 चीज याद रखनी है कि इन 2 चीज के अलावा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कुछ भी पार्टनर्स को दिया नहीं जाता। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्टिव हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप एक्ट, कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम पे आउट होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स इक्वल बांटेंगे, और उनके बीच में कुछ भी डिसाइडिंग जो भी चीजें हैं वो सब फॉलोज नहीं होंगी। तो बस आपको ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो यहां पे दूसरा टॉपिक है वो है आपका फ्यूल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो आप सभी ने बनाया होगा, लेकिन एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं कि फ्यूल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट। इसके बाद यहां पे सिर्फ एक चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी जितनी भी चीज हम पार्टनर्स को देते हैं, जो चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट होता है, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हालांकि इसे समझने के लिए थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा, और डीप जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। 2 दिन बाद पेपर है और आप बहुत डीप स्टडी करने नहीं बैठेंगे। ठीक है,
तो बस इतना जानिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जो आइटम जाते हैं वो चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से आइटम है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, पहला है मान लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर सैलरी, फिर पार्टनर्स कमीशन, इसके बाद बैलेंसिंग हो जाती है टू नेट प्रॉफिट, यहां पे टू प्रॉफिट आ जाएगा, और ये प्रॉफिट जो होता है पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, कौन से इश्यू में, पार्टनर्स में, उनके पीएसआर में। जो भी बैलेंसिंग आती है वो प्रॉफिट हो जाता है, और ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट याद आया, कुछ भूले हो तो यहां से देख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, उसके बाद जो भी बैलेंसिंग होगी वो क्या हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। यहां तक कोई दिक्कत, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बच्चों जो आता है आपका यहां पे दिया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, पता है, पहले चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, कभी भी क्वेश्चन आता पेपर में कहीं एक लाइन में छोटा सा लिख देगा फिक्स कैपिटल। बेटा देखो, पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके का होता है, या तो ये फिक्स होगा या तो ये फ्लक्चुएटिंग होगा, या तो फिक्स कैपिटल होगी या तो पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी। अगर फिक्स कैपिटल होती है या आपको किसी भी पूरे पार्टनरशिप में कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि देयर फिक्स कैपिटल या देयर कैपिटल इज फिक्स वर्ड दिख जाए अगर, तो याद रखिएगा वहां पे दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। आपने इनको बनाया होगा, लेकिन जो दिमाग से स्किप होता है ना, वो क्या होता है, आप क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो एक फ्लो में पढ़ लेते हो और आप सभी क्वेश्चंस को फ्लक्चुएटिंग मान के लगा देते हो, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये चीज स्किप ना होने पाए, जब भी क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि कहीं क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल तो नहीं दी है। अगर फिक्स कैपिटल दी है तो बच्चों दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये बनता कैसे है, बहुत बनाए हो, एडमिशन में बनाए हो, फंडामेंटल में बनाए हो, चेंज इन पीएसआर में बनाए हो, रिटायरमेंट डेथ में बनाए हो, इतने बना चुके होगे कि इसे ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि बनेगा कैसे। पीएल एप्रोप्रिएशन इसलिए बता दिया क्योंकि पहले ही चैप्टर में से बनाया जाता है, बच्चा भूल जाता है ज्यादातर, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं, ये आपने खूब बनाया होगा। अब आती है बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। देखो बच्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा निकालते हैं, तो इसके लिए जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग दो तरीके से होता है, या तो ड्राइंग आपका इक्वल अमाउंट का होगा या तो अनइक्वल अमाउंट का होगा, इक्वल अमाउंट का या तो अनइक्वल अमाउंट का। अगर ड्राइंग आपका अनइक्वल अमाउंट का है तो इसके लिए नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अच्छा एक चीज और आती है, या तो ड्राइंग आपका दिया होगा ड्यूरिंग द ईयर या लमसम अमाउंट दिया होगा, लिखा होगा मिस्टर ए विड्रॉ 8,000 ड्यूरिंग द ईयर, एक साल का एक लमसम अमाउंट दे देगा। तो अगर मंथली या क्वार्टरली या एनुअली, मतलब कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ये लिखा है विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, तो हमेशा याद रखिएगा इस सेंस में जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट आता है वो हमेशा 6 मंथ का होता है। कितने मंथ का, 6 मंथ का। बच्चे यहां पे 1 साल का निकाल के चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये याद रखिएगा, अगर ड्राइंग दिया है ड्यूरिंग द ईयर या एनुअली ड्राइंग दी है तो हमेशा इंटरेस्ट उस पर 6 महीने का हम निकालेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। अब बात आती है, अगर वो इक्वली मतलब ड्यूरिंग द नहीं, मतलब कि आपका शेड्यूल बेसिस पे है कि हर महीने वो कुछ ना कुछ निकालता है, तो इक्वल निकालता है कि अनइक्वल। अगर अनइक्वल निकालता है तो जैसा आपने नॉर्मली निकालते हैं 10%, 20%, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, प्रोडक्ट मेथड है, सिंपल मेथड है, आपने पढ़ा होगा। 2 मेथड यहाँ पे, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है सिंपल मेथड। आप दोनों से ही यहां पे निकाल सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इक्वल वाले में आपको देखना पड़ता है कि जो इक्वल है वो मंथली है कि क्वार्टरली है कि आपका 9 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, स्पेसिफिक मंथ में दिया हुआ है। अगर मंथली है तो मंथली अगर इक्वल अमाउंट है तो आपको देखिए कि वो बिगिनिंग में है कि मिडिल में है कि एंड में है। सेम कंडीशन इसके साथ भी, क्वार्टरली के साथ भी।
बिगिनिंग, मिडिल या फिर एंड। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक मंथ होते हैं 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, उनमें भी देखिए कि वो बिगिनिंग में निकाला है कि मिडिल में निकाला है कि एंड में निकाला है। अब जैसा कि मंथली आप सभी को याद हो गया होगा अब तक कि बिगिनिंग होगा तो 6 महीने, नहीं 6.5, मिडिल होगा तो 6 मंथ और एंड होगा तो 5.5 मंथ। ऐसे तो निकालते हो। लेकिन अगर आप भूल गए, नहीं याद है, तो बेटा मंथली कैसे निकालते? देखो, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ। अगर बिगिनिंग बोला है बिगिनिंग, तो इसमें +1 जोड़ देना और डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 6.5। और अगर मिडिल बोला है तो मिडिल में हमेशा याद रखिएगा 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। इंड बोला है तो 12 - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5। वैल्यूज आ गई, कोई दिक्कत? तो अगर आप भूल भी जाते हो कि कितने महीने थे, तो +1 कभी भी बिगिनिंग होगा तो +1, मिडिल होगा तो 0 +0 डिवाइड बाई 2 और एंड होगा तो -1 डिवाइड बाई 2। आपके ये मंथ आ जाएंगे। ओके, अब इसके बाद इसको हटा देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मंथली तो आपको आ गया अच्छे से। अब बात आती है मंथली के अलावा अगर तक क्वार्टरली दिया हो तो क्या उसमें भी ये चीज लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी। क्वार्टरली में भी आपका बिगिनिंग है कि मिडिल है कि एंड है। जैसा कि मंथ आपको याद होगा कि 7.5 ये होता है, 6 ये होता है और 4.5 ये होता है। लेकिन क्या सर ये उसी पैटर्न पर निकलता है? तो देखो बेटा, सर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, आपने कहा बिगिनिंग होगा तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिएगा, ये आ गया 2.5। यही तो मैंने बताया। सर मिडिल में होगा तो आपने कहा 0 जोड़ के 2 से डिवाइड दीजिए, आ जाएगा 2। और सर अगर एंड में होगा तो यहां पे क्या आएगा? 4 - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। यही तो हमने बताया आपसे, ये बताया ना। अब ये बताओ, ये तो क्वार्टरली है, एक साल में कितने क्वार्टर? 4। और 4 क्वार्टर में कितने महीने? 12, 12 महीने होते हैं। तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। कहने का मतलब है कि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। आप तो यहां पे ईयरली निकालोगे ना, तो जो भी आंसर है सब में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो क्वार्टरली वैल्यू आई, तो एनुअली वैल्यू बनाने के लिए आपने 3 से क्या किया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? यही आएगा, 2 3 जा 6 और 1.5 इंटू 3 4.5। तो जो +1 +0 और -1 वाला कॉन्सेप्ट है बिगिनिंग मिडिल एंड, वो सभी पे एप्लीकेबल होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक मंथ बोल दिया, जैसे जो ड्राइंग हुई वो सिर्फ 7 मंथ तक की हुई, 7 मंथ। मिस्टर ए विड्रॉ 2000 पर मंथ फॉर द 7 मंथ। अब आगे उसमें मिडिल, बिगिनिंग या एंड लिखा हुआ है, तो वो आप देखिएगा। मान लीजिए ड्राइंग सिर्फ 7 मंथ तक हुई और अगर ये बिगिनिंग में होती है या फिर मिडिल में होती है या फिर एंड में होती है, तो इनके मंथ कैसे कैलकुलेट होंगे वो ध्यान रखिएगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बस आप उसी से चलिए। 7 मंथ है, अगर ये बिगिनिंग बोलेगा तो सर ने कहा था 1 जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना, कितना आएगा? 4। मिडिल बोलेगा तो 7 + 0 डिवाइड बाई 2 3.5। और एंड बोलेगा तो 7 - 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। बस इतने ही मंथ आएंगे, ये डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। निकालना तो आपको आता ही होगा। तो मंथ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो यहां पे इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ होता है तो, अनइक्वल होता है तो जैसे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड आप लगाते हैं, आप वैसे ही लगा दीजिएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये खत्म हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। हाँ, यहां पे इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो क्वेश्चन बनता है वो एकदम सिंपल सा आएगा पेपर में। पेपर में जो आप बुक में पढ़े हो ना, बहुत डिफिकल्ट लेवल पे या एक एडवांस लेवल पे, उस एडवांस में पेपर में नहीं आता। अभी इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, आप सभी ने देखा होगा कितना एडवांस क्वेश्चन आया था। बहुत एडवांस तो नहीं आया था। तो पेपर एक मॉडरेट लेवल पे बनता है कि अगर बच्चा पढ़ा है तो कम से कम उसको इतना आ जाए कि वो पास हो जाए। तो यहां पे आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या तो एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा? एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा। सिंपल का मतलब कोई भी वैल्यू कैपिटल दे देगी, कैपिटल कहेगा इतने % इंटरेस्ट है, इस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, उस डे से लास्ट तक की आप इंटरेस्ट बताइए, 31 मार्च तक का। या तो क्या बोलेगा,
इंट्रोड्यूस कैपिटल या फिर विड्रॉ कैपिटल, इनका मिक्सअप क्वेश्चन आता है। कैसा आता है कि 1 अप्रैल को कैपिटल थी मान लीजिए 10 लाख, फिर 30 सितंबर को वो 5 लाख और ले आए, फिर 1 दिसंबर को 2 लाख निकाल लिए। तो इंट्रोड्यूस कैपिटल या एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होती है और विड्रॉल कैपिटल, इसका कंबाइंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है यहां पे। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चंस आपने बहुत लगाए हैं, तो यहां पे भी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इतना ही आपको बता रहा हूं क्या क्या चीजें आती हैं वो दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब इसके आगे जो बात आती है वो आती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी। ए और सी ने गारंटी ले लिया है कि बी का प्रॉफिट 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। ए और सी ने ये गारंटी ली कि बी का प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। अब आपने पूरा क्वेश्चन नॉर्मल लगाया, पीएल एप्रोप्रिएशन नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाने के बाद जो प्रॉफिट आया उसको बांट दिया तीनों में, उनके पीएसआर में। बांटने के बाद आपको पता चला कि जो बी का प्रॉफिट है वो तो सिर्फ 30,000 रुपए है, वो तो सिर्फ 30,000 है। तो जो 30,000 है, और जबकि इन दोनों ने गारंटी क्या लिखी 50,000 से कम नहीं होगा, तो जो डिफरेंस है, ये जो डेफिशिएंसी है 20,000 की, ये डेफिशिएंसी कौन देगा? ये डेफिशिएंसी देंगे एओसी। कौन देंगे? एओसी। मुद्दे की बात यहां पे ये कि किस रेशियो में देंगे, कैसे देंगे। तो मान लीजिए यहां पे रेशियो था 2:3:5, 2:3:5। तो ए का रेशियो क्या है 2 और सी का क्या है 5। तो ये जो 20,000 है ये कौन से रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? 2:5 में। इतनी बात आ गई समझ में कि गारंटी में जो भी गारंटी लेगा, जो भी पार्टनर किसी अनदर पार्टनर की गारंटी लेगा, वो पार्टनर अपने पीएसआर में इनको देगा। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है, क्वेश्चन ये बोल सकता है कि जी जो ए बी सी थे, ए बी सी, सिर्फ ए ने गारंटी ली कि बी का प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा, और प्रॉफिट जो हुआ वो बी को हुआ सिर्फ 25,000। तो बाकी का जो 25,000 की डेफिशिएंसी है, ये जो डेफिशिएंसी है ये कौन देगा? सिर्फ ए देगा। ये सिर्फ ए देगा, सी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गारंटी कौन लिया है? ए ने लिया है। बस इतनी सी बात यहां पे थी जो मैंने आपको यहां पे बता दी। इसके बाद आती है बेटा एडजस्टमेंट एंट्री फंडामेंटल में। तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री को अच्छे से समझाने के लिए मुझे क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चंस की हेल्प लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री आती है तो बहुत अच्छी बात है, यहां पे मैं इसे बताने नहीं जा रहा हूं। यहां पे एक चार्ट बनता है एडजस्टमेंट का, आपको क्या ध्यान में रखना होता है। कभी भी एडजस्टमेंट एंट्री को बनाते समय जो चीजें हम लिखना भूल जाते हैं, अकाउंट हम बनाए, जो चीज हम लिखना भूल गए या जो चीज लिखनी छूट गई, उसी की तो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है, या जो चीज हमसे गलत हो गया उसी की एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। उसके लिए टेबल बनती है। टेबल बनाते समय आपको जो ध्यान में रखना है वो सिर्फ आप क्या ध्यान में रखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि कौन सी चीज पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाती है, इतना ध्यान में है तो डेबिट क्रेडिट में दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनाना आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कल इस पे एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा। कोई दिक्कत? तो ये यहां पे आपका खत्म हो जाता है क्या? पार्टनरशिप का फंडामेंटल। फंडामेंटल इज नाउ कंप्लीट। फंडामेंटल में सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ के चले आना, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे दिखता है वो ये है, क्योंकि इसके अक्सर क्वेश्चन आते हैं पेपर में और बच्चों से गलती क्या हो जाती है, वो क्वेश्चन में देखना ही भूल जाते हैं कि पार्टनरशिप डीड थी या नहीं थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक में कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, पहला चैप्टर तो कंप्लीट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, बचा क्या? ये 1 2 3 4, इन 4 चीजों को मैंने एक साथ रखा है। इन चारों को मिला के कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पेपर में पूछा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या ऑब्जेक्टिव में आगे इनमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, फंडामेंटल रिकॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता। रिकॉन्स्टिट्यूशन में यही 3-4 चीजें आती हैं कि जब जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को, व्हेन देयर इज अ चेंज इन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। कोई बात, कोई दिक्कत समझ में आ गई? चलो
अब इसमें जो हमें टॉपिक पढ़ना है, देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन के आपने 3-4 चैप्टर देखे होंगे। कौन कौन से चैप्टर बच्चों? तो आपने देखा होगा चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ। इन सभी में कुछ चीजें कॉमन हैं, मतलब जो एप्लीकेशन यहां होगा वही यहां, वही यहां, वही यहां। और वो कॉमन चीजें क्या है? वो कॉमन आइटम ये लिखे हुए हैं। तो चलो एक एक कॉमन आइटम देखो। ये जो मैंने कॉमन आइटम लिखे ना, ये सभी में एक जैसे इनका ट्रीटमेंट होता है। आपने अगर इनको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको भी पता होगा सभी में इनका एक जैसा ही ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए इनको एक कॉमन आइटम्स को देखते हैं। कॉमन आइटम में जो बच्चों पहला आइटम है वो कौन सा है? सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। देखो न्यू पीएसआर इन सभी में चेंज होता है। यहां पे न्यू पीएसआर गिवन होता है, यहां निकालना होता है। यहां पे 3 मेथड होते हैं, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। यहां पे निकालना सिंपल है न्यू पीएसआर। जो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है वो कहां आती है? सिर्फ एडमिशन में आती है, एडमिशन के अलावा कहीं नहीं आती। अब बचा क्या? जो सैक्रिफाइस और गेनिंग है, अगर न्यू पीएसआर मिल गया तो ये आ जाएगा। बस इसका फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। जबकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। बस इसको ध्यान में रखिएगा। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड। ये सभी में कॉमन है। यहां से यहां तक जितने भी चैप्टर्स हैं कहीं भी सैक्रिफाइस गेनिंग आएगा तो ये क्या है? कॉमन है। यहां पे आपको दोनों एक साथ आता है। एडमिशन में ज्यादातर आप देखे होंगे तो एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो निकलता है और इन दोनों में गेनिंग रेशियो निकलता है। रिटायरमेंट और डेथ में हमेशा गेनिंग कैलकुलेट किया जाता है, एडमिशन में सैक्रिफाइस किया जाता है। और यहां पे आपको दोनों देखने को मिल जाता है, सैक्रिफाइस भी और गेनिंग भी। ठीक, चलो एक कॉमन टॉपिक आपका हो गया, सभी का गया आपका ये सैक्रिफाइस रेशियो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें दूसरा जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है। तो आइए इनको अच्छे से समझते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ ये कॉमन टॉपिक्स ही पढ़ेंगे और कल इनके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा वो इनमें क्या क्या डिफरेंट है, बस इन्हीं सबको अच्छे से देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो आज देखते हैं जो सब में कॉमन है, सब में एक जैसा होगा, उन टॉपिक्स को देखा जाता है। तो बच्चों देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कोई भी चैप्टर हो, वैल्यूएशन के 3 ही मेथड होते हैं जो आपने पढ़ा होगा। कौन कौन से? जल्दी बताओ। तो सर एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट थे, 2 चीजों का कैपिटलाइजेशन होता था। एक होता था एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और दूसरा होता था सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। यही तो था, इतनी तो चीज थी। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए था? एवरेज प्रॉफिट। कैसे आता है? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट के बाद हम क्या निकालते हैं? गुडविल निकालने का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा आपका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। यहां पे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर भी हो सकता है, आपका परसेंटेज भी हो सकता है, टाइम्स भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी दिया हो वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी एवरेज प्रॉफिट मेथड में। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखने वाली बात है, ये जो बेटा सम ऑफ प्रॉफिट होता है ना, सम ऑफ प्रॉफिट, इसको ध्यान से देखना। ये जो सम ऑफ प्रॉफिट है इसे कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का सम मतलब आपके प्रीवियस ईयर में जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं उनका सम। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो जो भी प्रॉफिट दिया होगा, अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आ गया तो माइनस प्लस हो जाते हैं। ये आपने कई बार लगाया होगा। तो देखो, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस, और एबनॉर्मल गेन है तो माइनस। ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होते क्या है? अगर
ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस ही नहीं है, जैसे हमने कोई एसेट्स ली, क्या ली, कोई एसेट्स ली लेकिन उसको एक्सपेंसेस में लिख दिया, तो ये कैसे एक्सपेंसेस हुए, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाएगा, और अगर नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन है तो वो उसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगा जैसा होता है। अगर नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस माइनस और नॉर्मल गेन प्लस करने के बाद जो आता है, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो आता है वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये जो सम लिखा है, सम ऑफ प्रॉफिट, ये इन्हीं एक्चुअल प्रॉफिट का सम है। तो सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कीजिएगा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, आपका आ जाएगा गुडविल। कोई दिक्कत? तो गुडविल की वैल्यूएशन समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब जो इसमें दूसरा मेथड है बच्चों, वो कौन सा है, सुपर प्रॉफिट। तो आइए सुपर प्रॉफिट को देखते हैं। इसका जो दूसरा मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला पॉइंट हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड एक कैपिटल लिखी होगी इनटू रेट अपॉन 100, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद हमें क्या निकालना होता है? सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर एवरेज प्रॉफिट। ये ऑब्लिक नहीं है, ये ऑड है, मैं यहां पे ऑड लिख देता हूं, नहीं तो सोचोगे ऑब्लिक है। या तो आप एक्चुअल प्रॉफिट दिया हो, नहीं तो फिर एवरेज प्रॉफिट दिया हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को घटाते हैं तो क्या आ जाता है? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के आने के बाद हम क्या निकालते हैं? गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये आपकी आ जाएगी क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन। कोई दिक्कत? आपने लगाया होगा, जो फॉर्मूला भूले हो यहां पे याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो आता है आपका वो आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होता है बच्चों? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपका कैपिटलाइजेशन दो तरीके से होता है। पहला, या तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होगा या तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होगा। ठीक है, या तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होगा या तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होगा। कैपिटलाइजेशन में कुछ किया नहीं जाता, जो भी आपका क्या दिया होगा, रेट ऑफ रिटर्न। हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया होगा? रेट ऑफ रिटर्न। मान लीजिए लिखा है 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। तो 15% आप कैसे लिखते हो? 15 डिवाइड बाय 100, ऐसे तो लिखते हो ना। बस इसी को उल्टा कीजिएगा। मतलब अगर आपने पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद ये जो परसेंटेज दिया होगा इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा 100/15, और लिखने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आंसर आपकी क्या हो जाएगी? गुडविल। क्या हो जाएगा? गुडविल। मैंने क्या किया? इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को पलट दिया, क्या आ जाएगा? गुडविल। लेकिन किस सेंस में? सिर्फ सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन को करने के बाद। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या निकालना? सुपर प्रॉफिट, और इस रेशियो को आप उल्टा कीजिएगा, और उल्टा करने के बाद इस पोजीशन में आपका क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगी, डायरेक्टली गुडविल आ जाएगी। लेकिन एवरेज प्रॉफिट के साथ ऐसा नहीं है। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने के बाद जो आता है वो आता है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। क्या आता है? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, यहां से हमें गुडविल निकालने के लिए माइनस करना होता है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट से। क्या? कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका आ जाएगा गुडविल। तो दोनों ही मेथड का कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाता है, चाहे आपका चैप्टर नंबर 2 हो चेंज इन पीएसआर, या फिर चैप्टर नंबर 3 हो एवरेज प्रॉफिट, वो सॉरी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या फिर चैप्टर नंबर 4 हो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर।
सभी में गुडविल की वैल्यूएशन इन्हीं मेथड से की जाती है और कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया वैल्यूएशन यहां पे आपका कंप्लीट। अब वैल्यूएशन के बाद देखते हैं कौन सा कॉमन टॉपिक है। ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा सा है, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही आसान सा है। इस टॉपिक में दिक्कत क्या आती है कि बच्चे कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं एंट्री बनाना। क्या है टॉपिक? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। जो बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व लिखा होता है, इसकी एंट्री क्या बनती है? तो देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का मतलब ये है बेटा बैलेंस शीट, लेकिन इसकी एंट्री बनाने के लिए, एंट्री सिखाने के लिए मैं आपको एक आसान चीज बताता हूं। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के ऊपर मान लीजिए 3 पार्ट में थे ए बी सी, तो आप यहां लिख लीजिए ए बी और सी। क्या लिख लीजिए? ए बी सी। बैलेंस शीट मत लिखिए, क्या लिख लीजिए? ए बी और सी। अब देखिए इससे एंट्री बनाना कितना आसान हो जाएगा। यहां पे पहले आइटम्स तो आपको पता है, जनरल रिजर्व आता है, पीएल आता है, डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आता है। ये लायबिलिटी साइड के आइटम है जो कि आपका प्रॉफिट और रिजर्व में आते हैं। इधर गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये लॉस को दिखाता है, और ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये कुछ आइटम मैंने यहां पे लिखे हैं, ज्यादातर यही आइटम देखने को मिलता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व में। ये आइटम जैसे ही दिखेंगे इन पर डबल टिक ऐसे लगा लीजिएगा, डबल टिक। तो डबल टिक लगाने से आपको ये याद रहेगा कि ये डबल टिक आइटम है, इनकी एंट्री डायरेक्टली बनती है। और ये जितने भी आइटम हैं ये कौन से रेशियो में डिवाइड होते हैं? ओल्ड रेशियो में। ये ध्यान में रखना, ना सैक्रिफाइस में ना गिविंग में, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड होते हैं। अब इनकी एंट्री कैसे बनाएंगे? तो बेटा देखो, घड़ी देखो ना, घड़ी, ये है घड़ी। घड़ी का डायरेक्शन कैसे होता है? ऐसे होता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी आपको इनकी एंट्री बनानी हो, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब इधर की एंट्रियां हैं तो ये ऐसे घूमेगा, और इधर से है तो ये ऐसे घूमेगा। दिखाई दिया? तो ये कैसा डायरेक्शन हुआ? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। अब बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो हम स्टार्ट कहां से किए? यहां से किए ना, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब बताओ ये क्या लिखा है? ए बी सी, 3 पार्टनर थे, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। और जनरल रिजर्व का जो अमाउंट है इन तीनों में कौन से रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? ओल्ड रेशियो में। तो समझ में आया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की एंट्री कैसे बनानी है? चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट डेथ हो, सभी में एंट्री आपको ऐसे ही बनानी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है, आपकी एंट्री कभी गलत नहीं बनेगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री क्या बनाओगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। चलो, गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? तो अब देखो हमें कैसे घूमना है, ऐसे घूमना है। तो पहले क्या है? ए बी सी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बात समझ में आई कि हम कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कभी भी आपकी एंट्री गलत नहीं बनेगी, और जो भी अमाउंट होगा वो कौन से रेशियो में बटेगा? हमेशा ओल्ड रेशियो में। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये सभी में कॉमन है। पॉइंट नंबर सी, चाहे वो सेकंड चैप्टर, चाहे थर्ड चैप्टर, चाहे फोर्थ या फिफ्थ, डिसोल्यूशन छोड़ के सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, और वो ये है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे कि इसका एक लास्ट जो कॉमन टॉपिक था वो क्या था? वो कुछ ये है आपके सामने, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यहां पे कुछ आपको जस्ट लाइक बैलेंस शीट दिखाई दे रहा होगा, यहां मैंने लायबिलिटीज लिखा है और यहां लिखा है एसेट्स, लेकिन ये ना ही तो लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये बैलेंस शीट है। ठीक, ये क्या है? ये है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहां पे एसेट्स और लायबिलिटी, कि जो बच्चे भूल जाते हैं कि एसेट बढ़ी तो कहां जाएगी, लायबिलिटी बढ़ी तो कहां जाएगी, या घटी तो कहां जाएगी। तो बैलेंस शीट तो दिमाग में है कि बैलेंस शीट में इधर क्या होता है? डेबिट साइड में लायबिलिटीज, और क्रेडिट साइड में क्या होता है? एसेट्स। तो बस आप इतना ध्यान रखो कि जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट बढ़ेगी तो कहां जाएगी? समझ में आ गया? लायबिलिटीज बढ़ेगी तो डेबिट में, और एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में, जो कि बैलेंस शीट में लिखा होता है। लायबिलिटी बढ़ेगी, अगर लायबिलिटी बढ़ी
तो डेबिट में, एसेट्स बढ़ी तो क्रेडिट साइड में। और लेकिन जब ये घटेगी तो जस्ट अपोजिट जाएगी, जस्ट अपोजिट जब ये घटेगी तो। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। रिवैल्यूएशन कंप्लीट। और कुछ बनता है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया सर, एंट्री नहीं बना पाते, एंट्री भूल जाते हैं। तो देखो बेटा, अभी जो मैंने बताया घूमने का डायरेक्शन वो कैसा था? वो था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉक। सर इसको याद कैसे रखेंगे, भूल नहीं जाएंगे? तो देखो, जो बैलेंस शीट होती है, क्या बैलेंस शीट, कभी भी बैलेंस शीट आएगी या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, दो चीजें ध्यान रखिए। बैलेंस शीट आएगी या पार्टनर्स कैपिटल नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट। जब भी कभी बैलेंस शीट आएगी तो आपको कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर कोई भी अकाउंट आता है, क्या आता है? अकाउंट, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो या फिर कैश अकाउंट हो, आपको हमेशा किस डायरेक्शन में घूमना है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक कहने का मतलब कि अगर बैलेंस शीट होगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर अकाउंट होगा तो एंटी क्लॉक, उल्टा घूम जाइए, आपकी एंट्री बन जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है आपका मशीन, तो मशीन यहां पे कब आई होगी? जब मशीन बढ़ी होगी, ये लिखी। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो यहां से कैसे घूमना है? एंटी क्लॉक, मींस मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन मान लीजिए यहां पे दिया था क्रेडिटर, क्या लिखा था? क्रेडिटर, तो कैसे घूमना है? सॉरी, यहां पे एंटी क्लॉक, उल्टा। तो पहले क्या आएगा? रिवैल्यूएशन, फिर क्या आएगा? क्रेडिटर। तो अकाउंट में कैसे घूमना है? एंटी क्लॉक, और बैलेंस शीट में कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज। बस इतना सा ध्यान रखना, इसकी चीजें बन जाएंगी। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि एसेट बढ़ेगी तो कहां जाएगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहां जाएगी। आ गया सब कुछ समझ में? तो ये जो चार चीजें थी, सैक्रिफाइस गेनिंग, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और चौथा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक जैसा ट्रीटमेंट होता है, सभी रिकॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे आपका एडमिशन हो, चाहे आपका रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो। तो इनका ट्रीटमेंट अब मत भूलिएगा। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, इसका पार्ट बी, वो इन सभी चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, इनमें क्या क्या चीजें अलग हैं जो एक दूसरे को अलग बनाती हैं, वो मैं उसका दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, जिसपे आपको ज्यादा फोकस्ड रहना है। देखो, ये सब तो एक जैसा है, ये मैक्सिमम बच्चों को आता भी होगा। बच्चे कहां दिक्कत खाते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं सभी में, छोटे छोटे थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, वो भूल जाते हैं, और वही भूलने का रीजन है कि पेपर में गलत हो जाता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा वो उन डिफरेंसेस के लेके आऊंगा, कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ये पार्ट ए है, आने वाला है जल्द, या कल या परसों पार्ट बी। अच्छा, इनमें से किसी भी टॉपिक में, किसी की भी टॉपिक के क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत देते हैं कि सर इस टॉपिक का ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी कोई ना कोई वीडियो आपके एग्जाम से पहले बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।